Okay जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों. I hope you are all fine, doing well, all rested. Um, लेकिन I hope आप अपना time waste नहीं कर रहे घर में बैठे हुए. So this is the time to restore all your energies and organize yourself, especially your academics. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट ताकि आप वापस आए तो फुल ऑफ एनर्जी हो, आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया हो कि आगे हमने कैसे पढ़ना है. स्पेशली मेरा सब्जेक्ट एनाटमी, तो आपको यू हैव टू बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड कि एक एक टॉपिक जो है आपने उसको कैसे लेके आगे चलना है. तो आई ट्राई टू डू दैट आल्सो एंड ट्राई टू इंस्टिल दैट इन यू, इन ऑल माय स्टूडेंट्स के एनाटमी टिपिकली लॉट ऑफ फैक्ट्स, तो आपने उसको कैसे याद करना है. तो अपने आप को ये टाइम है ऑर्गेनाइज करें, नोट्स बनाएं, ज़रूरत है जहाँ जहाँ. सो आई होप यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम. ओके, सो हमने लंग्स प्लूरा पढ़ लिया है, ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री पढ़ लिया है. सो दिस इज द टाइम we should do the applied anatomy of lungs pleura and tracheobronchial tree. अब जहाँ तक प्लूरा लंग्स का ताल्लुक है, आपको पता है चेस्ट की बड़ी इन्फेक्शंस होती हैं, इंजरीज भी होती हैं हर जगह. मैंने आपको बताया अप्लाइड एनाटमी एनीवेयर इन द बॉडी. 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले क्या आता है? ट्रॉमा, इंजरी. ठीक है, बॉडी में कहीं भी हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है. देन देयर इज ट्यूमर, ट्रॉमा, ट्यूमर, इन्फेक्शन. ठीक है, इन्फेक्शन बॉडी में कहीं भी हो सकती है, रिलेटेड टू ऑल द स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी. उसके बाद मैंने आपको बताया था इन्फार्क्ट्स होते हैं, नेक्रोसिस होती है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती किसी एरिया में, तो एक ये फैक्टर भी होता है. तो ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इन्फार्क्ट्स और ये चीज़ें जो होती हैं ये हर जगह अप्लाई होती हैं. तो बिसाइड्स दीज हमारे पास होती हैं अकॉर्डिंग टू द एरियाज ऑफ द बॉडी. हर एरिया की कुछ अपनी अप्लाइड एनाटमी होती है. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लूरा की तरफ. ठीक है, तो इंजरी ऑफ द सर्वाइकल प्लूरा. अब अगर आपको इंक्लिनेशन याद हो फर्स्ट रिब की, हमने बताई थी कि द हेड एंड नेक ऑफ द रिब are at a higher level than the lower part of the rib where it is attached to the sternum. So इसकी inclination क्या होती है? It goes from above downwards. It goes downwards and in medially. Infromedial इसकी inclination होती है. And because of this, ये superior aperture जो है, it goes, इसकी भी inclination इसी तरह होगी, जाहिर है. And because of this, the apex of the lung comes to lie above the superior aperture. ये superior aperture है, superior aperture की boundary first rib से बनती है, inner border से. तो first rib की जब inclination नीचे होती है, because of this ये जो lung का apex है, it comes to lie above the superior aperture in the lower part of the neck. अब लोअर पार्ट ऑफ द नेक में कोई भी इंजरी होगी, स्टैब वुंड होगा, बुलेट इंजरी होगी, आजकल ब्लास्ट बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, तो पैलेट इंजरी, जो भी इंजरी बेस ऑफ नेक में होगी, ये एपेक्स ऑफ लंग को डैमेज कर सकती है. एपेक्स ऑफ लंग है, उसका ऊपर प्लूरा है, प्लूरा को डैमेज कर सकती है. सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसको डैमेज कर सकती है. सो दिस इज वनरेबल टू डैमेज एट द बेस ऑफ द नेक बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द फर्स्ट हिप. स्पेशली जो बच्चे होते हैं, यंग इन्फेंट्स होते हैं, उनका नेक का भी इतनी अभी इलोंगेशन नहीं होती, छोटी होती है. तो इसमें डैमेज टू द एपेक्स ऑफ द लंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हो सकती है बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द फर्स्ट रिब. उसके बाद आ जाते हैं हम प्लूरल फ्लूइड की तरफ. और ये डैमेज अगर होता है तो फिर क्या होता है, ये लंग डैमेज में आगे हम पढ़ेंगे कि प्लूरा अगर डैमेज हो जाए तो उसमें एयर एंटर हो जाती है और वो न्यूमोथोरिक्स होता है. और क्या होता है, ये हमने डिटेल में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो हम पढ़ लेंगे. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है pleural fluid. Now, what is pleural fluid? Pleural cavity essentially is the cavity between the parietal pleura and the visceral pleura. ये हम सारा पढ़ चुके हैं. अब इसके दरमियान there is small amount of fluid, 5 to 10 milliliter clear fluid होता है. आप बिल्कुल ट्रांसुडेट उसे कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ा क्लियर फ्लूइड है. This fluid is essentially important to reduce friction.
जाहिर है रेस्पिरेशन आपकी हर ब्रेथ के साथ जो है लंग्स मूव कर रहे हैं, वेसल पूरा ब्राइटल पूरा के अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन हो जाती है। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये 5 मिलीलीटर फ्लूइड जो है ये प्रेजेंट होता है और ये नया बनता है, एब्जॉर्ब होता है, नया बनता है, एब्जॉर्ब होता चला जाता है, बट 5 to 10 मिलीलीटर से ज्यादा नहीं होता। अगर ये ज्यादा हो जाए, ठीक है, ज्यादा अगर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। अब क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेटर इन द कैपिलरीज। क्यों फ्लूइड निकलता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है कैपिलरीज में ज्यादा होता है पैराइटल प्लूरा के देन द कैपिलरीज ऑफ द वेस्ट्रल प्लूरा, ठीक है। तो देयरफॉर प्लूरल फ्लूइड नॉर्मली एब्जॉर्ब्ड इनटू द कैपिलरीज। इसका मतलब ये है कि आपकी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस चीज से होता है? प्रोटीन से बनता है ना। तो प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन ज्यादा होती हैं, तो दे टेंड टू एब्जॉर्ब द फ्लूइड। ये फ्लूइड को सारा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो इतना ज्यादा फ्लूइड रह नहीं जाता। देयर इज नॉट इनफ फ्लूइड, नॉट अ लॉट ऑफ फ्लूइड इनसाइड द pleural cavity. Most of the fluid is absorbed by the capillaries into the blood circulation because of the hydrostatic pressure. तो इस वजह से ज्यादा फ्लूइड नहीं होता, 5 to 10 मिलीलीटर से ज्यादा नहीं रहता। if ड्यू टू एनी रीजन लाइक इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होती है, मेलिग्नेंसी होती है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है, तो क्या होता है, फ्लूइड यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। जब ये ज्यादा हो जाता है प्लूरल फ्लूइड, तो इसको हम कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन। अब प्लूरल एफ्यूजन अगर थोड़ी है तो उसका हमें ज्यादा इफेक्ट पता नहीं चलता, लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है, 300 मिलीलीटर तक पहुंच जाता है, तो ये कॉस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस, सब जब प्लूरल फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है कैविटी के अंदर, तो वो नीचे वाली रिसेसेस में सबसे पहले जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्वियसली। तो कॉस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस में ये अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। अब ये कॉस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस में जब अक्यूमुलेट होगा, आप एक्सरे करेंगे तो आपको फ्लूइड का पता चल जाएगा। वहां पे ये जो फ्लूइड की जो शैडो आता है वो बिल्कुल वाइटिश शैडो आता है। एक्सरे अगर आप कभी देखें तो लंग्स आपको ब्लैक नजर आएंगे बिकॉज ऑफ एयर, और जहाँ पे फ्लूइड होगा वहां पे वो ओपेसिटी नजर आती है, वो वाइटिश सा कलर हो जाता है उसका। तो 300 मिलीलीटर तक फ्लूइड कॉस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस में जमा हो जाता है, और ये आप उसको फिर डायग्नोज कर सकते हैं, उतनी सफिशिएंट होती है कि आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एक्सरे से भी पता चल जाता है बहुत ज्यादा प्लूरल फ्लूइड हो। प्लस आप जब ऑस्कल्टेट करते हैं, आप स्टेथ लगाते हैं लंग्स में, तब भी आपको पता चल जाता है कि डिमिनिश्ड साउंड्स होती हैं, फ्यूजन हो गई है अगर, तो ठीक है, तो साउंड्स डिमिनिश हो जाती हैं बिकॉज बीच में फ्लूइड आ जाते हैं। तो आप जो रेस्पिरेटरी जो आप ऑस्कल्टेशन करते हैं, ब्रेथ साउंड सुनते हैं, वो आपको सही ऑडिबल नहीं होती, दे आर मफल्ड साउंड्स। व्हाट इज प्लूरेसी? प्लूरेसी इज एसेंशियली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा। अब प्लूरेसी में होता क्या है कि प्लूरल सर्फेसिस जो होते हैं, दोनों विस्ट्रल और जो पैराइटल प्लूरा है, जहाँ भी इन्फ्लेमेशन हो रही है वो रफ सी हो जाती है। अब जब रफ हो जाती हैं तो ऑब्वियसली मूव तो कर रही हैं, विद एवरी ब्रेथ वो मूव कर रही हैं अगेंस्ट ईच अदर, तो इनकी जो मूवमेंट होती है, दिस आल्सो कैन बी हर्ड विद द स्टेथोस्कोप। अब स्टेथ से जब आप ये सुन रहे होते हैं तो आपको ऐसे साउंड आते हैं जैसे क्लम्प ऑफ हेयर, यू आर होल्डिंग क्लम्प ऑफ हेयर, और उनको आप बीच में अपनी फिंगर्स के बीच में रोल कर रहे हैं। तो थोड़े से बाल लेके अपनी फिंगर्स के दरमियान रोल करें तो जो वो आवाज सी आती है, जो थोड़ी वाइब्रेशन सी फील होती है, दैट इज द साउंड यू गोइंग टू हियर व्हेन यू इन केस ऑफ प्लूरेसी, जो आपको स्टेथ पे सुनाई देगी, ठीक है। तो ये टिपिकली होता है साउंड्स लाइक क्लम्प ऑफ हेयर बीइंग रोल्ड बिटवीन फिंगर्स, ठीक है। तो ये प्लूरेसी का एसेंशियली मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा। अब प्लूरल एडिशंस क्या होती हैं? कई दफा होता है कि जैसा प्लूरेसी हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है, और हीलिंग किस तरह होता है, फाइब्रोसिस होती है। तो हीलिंग हो गई है, तो हीलिंग के बाद विस्ट्रल और पैराइटल प्लूरा जो है वो आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है। जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एडिशन हो जाती है। सेकेंडली ये है कि खुद से भी एडिशन कराई जाती है, therapeutic adhesion you can say. This is done when there is repeated pleural effusion. For example, malignancy है, उसमें बहुत ज्यादा इस प्लूरल फ्यूजन होती है, लंग की malignancy है, तो कॉन्स्टेंटली फ्लूइड जो है वो आप उसे ड्रेन भी कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली बनता चला जा रहा है। तो फिर क्या करते हैं कि दोनों सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, स्क्लेरोजिंग सब्सटेंसेस उनको कहते हैं, विच आर इंजेक्टेड इनटू द प्लूरल कैविटी, और विस्ट्रल और पैराइटल प्लूरा को आपस में ज्वाइन करा देते हैं, एडिशंस बना देते हैं।
ये जो होते हैं स्क्लेरोजिंग एजेंट, ये एसेंशियली फाइब्रोसिस कराते हैं। तो फाइब्रोसिस की वजह से विस्ट्रल एंड पैराइटल प्लूरा दे टेंड टू अडहियर टू ईच अदर। व्हेन दे अडहियर टू ईच अदर तो ये कैविटी खत्म हो जाती है। कैविटी खत्म होती है तो फिर ऑब्वियसली फ्लूइड भी नहीं बनेगा, ठीक है। सो ये एक थेरेप्यूटिक होती है जो आप करते हैं। दूसरी एडिशन हो जाती है एसेंशियली एक नॉर्मल प्रोसेस, जो इन्फ्लेमेशन जब हील होती है तो फाइब्रोसिस बनेगा और प्लूरल एडिशंस बन जाएंगी। ओके, इससे आगे हम चलते हैं। तो देन देयर इज न्यूमोथोरेक्स। व्हाट इज न्यूमोथोरेक्स? अब ये बहुत सारी आपको टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी। न्यूमोथोरेक्स, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, बायोन्यूमोथोरेक्स। न्यूमो मींस एयर, थोरेक्स का मतलब है एयर चली गई है थोरेसिक कैविटी में। तो ये प्लूरल कैविटी में जब एयर, जब फ्लूइड जाते हैं तो उसे हम प्लूरल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। जब ये एयर चली जाती है तो उसे हम कहते हैं न्यूमोथोरेक्स। सो व्हेन द एयर इज present is in any due to any reason injected into the pleural cavity, it is called pneumothorax. अब होता क्या है कि प्राइटल और जो विस्ट्रल प्लूरा है एसेंशियली एक दूसरे के साथ पड़ी होती हैं। दिस नॉट मच स्पेस प्लूरल कैविटी में। आपको जैसे बताया बिल्कुल ही 5 to 10 मिलीलीटर फ्लूइड होता है और इस बीच में कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी स्पेस नहीं होती। This is because of the surface tension also, surface tension between the visceral and the parietal pleura. तो ये लंग जो है वो एक्सपैंड करता है और जब ये एक्सपिरेशन में रिकॉइल भी करता है तो रिकॉइल करने से ये नहीं होता कि बीच में कैविटी को बड़ी हो जाती होगी। रिकॉइल करने में भी जो कैविटी नहीं बनती है, विस्ट्रल और पैराइटल पूरा फिर भी साथ ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन किसी वजह से अगर एयर इंजेक्ट हो जाती है इस प्लूरल कैविटी के अंदर बिटवीन विस्ट्रल एंड पैराइटल पूरा, किसी भी वजह से, आई एम सेइंग बिकॉज या तो इंजरी होगी बाहर से, ठीक है, तो वहां से आउटलेट बन गया है, या फिर ये है कि लंग के अंदर जो कोई पैथोलॉजी ऐसे हो गई है, कोई बुला कोई ब्लेब बन गया है जो विच हैज ब्रोकन इनटू द प्लूरल कैविटी। तो उससे क्या होता है कि वो एयर चली जाती है इनटू द, हेलो जी जी बोलो, हाँ जी बोलो, हाँ जी 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 बोलो, मैं लेक्चर दे रही हूँ, बताएं। हेलो हेलो, अच्छा जी, हेलो जी बोले, हाँ जी 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 क्या करें? अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके। रिजल्ट अब कल ही आएगा। आज अभी मैं लेक्चर ले रही हूँ, मैं आपको बाद में बताती हूँ, ओके। अच्छा, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो न्यूमोथोरेक्स है, दैट मींस एयर इन द प्लूरल कैविटी। तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स होता है कि उसकी ज्यादा हमें कॉज पता नहीं चलती, एकदम से कैविटी में एयर अक्यूमुलेट हो जाती है और हमें कई दफा उसकी कॉज पता नहीं चलती। कॉज लंग की भी हो सकती है कि लंग के अंदर कोई ऐसी डिजीज कोई बुला प्रेजेंट था और इट हैज कोई सेगमेंटल ब्रोंकस है या बिल्कुल डिस्टल एल्वियोलाई है जहाँ से वो कैविटी के अंदर, दैट इज द स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। अब ओपन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है? ओपन न्यूमोथोरेक्स में होता है कि जो भी इनलेट है इनटू द प्लूरल कैविटी, वहाँ वहाँ से एयर अंदर आ गई है और क्या होता है कि वो एयर बाहर भी जा सकती है। द ओपनिंग इज देयर, ठीक है। तो वो ओपनिंग पड़ी है जहाँ से एयर अंदर भी आ रही है तो और बाहर भी जा सकती है। तो ये ओपन एक चैनल बन गया है बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द प्लूरल कैविटी, दैट इज द ओपन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है? टेंशन न्यूमोथोरेक्स में ये होता है कि एयर अंदर तो चली गई है इनटू द प्लूरल कैविटी बट इट कैन नॉट कम आउट। ओपनिंग हैज बीन ब्लॉक बाय समथिंग, टिश्यू से ब्लॉक हो गया है, किसी और चीज से बाहर से ब्लॉक हो गया है, कपड़ों से ब्लॉक हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि ओपनिंग तो बन गई है, एयर हैज एंटर्ड इनटू द प्लूरल कैविटी बट कैन नॉट एस्केप। तो एक टेंशन सी अंदर डेवलप, उस टेंशन से क्या होता है कि लंग जो है वो कोलैप्स कर जाता है। लंग्स को कोलैप्स करता है। तो ये टेंशन न्यूमोथोरेक्स में हमें फौरन ये क्या करना पड़ता है कि
इसकी एयर जो है उसको रिमूव करना पड़ता है ताकि लंग कोलैप्स को हम अवॉइड कर सकें। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स का मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, न्यूमो मीन्स एयर। अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड भी है, ठीक है। फ्लूइड जो है ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा और नीचे सारा प्लूरल फ्यूजन हो गई है और ऊपर जो है एयर भी पड़ी हुई है, तो हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स है। पायोन्यूमोथोरैक्स में क्या होगा कि साथ आपके पास भी है और साथ आपके एयर भी है। सो ये दो बीच में चीजें आ जाती हैं कि एयर भी आ गई, पस भी आ गई, तो पायोन्यूमोथोरैक्स। हीमोन्यूमोथोरैक्स, हीम मीन ब्लड, तो ब्लड वहां पे है और साथ एयर भी है, तो हीमोन्यूमोथोरैक्स आ जाती है, दैट इज द न्यूमोथोरैक्स। उसके बाद आ जाता है एम्पाइमा। एम्पाइमा एसेंशियली मींस पस इन द प्लूरल कैविटी, ठीक है। वो पस एक्यूमुलेशन कोई इन्फ्लेमेशन से होती है, कोई अंदर एब्सेस लंग के बना हुआ था, इट हैज ब्रोकन इनटू द प्लूरल कैविटी, तो वो सारी पस जो है वो प्लूरल कैविटी के अंदर चली जाएगी, दैट इज द एम्पाइमा। एंड प्लूरल फ्यूजन दोनों साथ भी। अब एक चीज आपको यहाँ पे देखनी है कि ये एसेंशियली क्लिनिकल है कि ट्रांसुडेट है, एक्सुडेट है। ट्रांसुडेट होता है उसमें प्रोटीन का वो जो फ्लूइड है प्लूरल कैविटी के अंदर, आप उसे रिमूव करते हैं, फिर सिंथेसिस करते हैं और फिर आप उसको एनालाइज करते हैं केमिकली, तो देखते हैं कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा है कि कम है। अगर प्रोटीन कम है तो ट्रांसुडेट है, ठीक है, तो उसकी कॉजेज डिफरेंट होती हैं। अगर प्रोटीन ज़्यादा है तो उसको हम एक्सुडेट कहते हैं, और वो जो है वो दैट मीन्स ये कोई असेंशली आपकी मिलिग्नेंसी भी हो सकती है, ठीक है। तो और निमोनिया भी हो सकता है, उसकी वजह से भी आपकी एक्सुडेट आ गया है। तो एम्पाइमा जो है वो लंग एब्सेस अगर ब्रेक करता है तब आता है, ठीक है। इंजरी टू अदर पार्ट ऑफ द प्लूरा। अब प्लूरा की हमने एपिक्स की बात कर ली थी कि सर्वाइकल प्लूरा तो बेस ऑफ द नेक में चला जाता है, तो वहाँ पे बेस ऑफ द नेक में इंजरी जो भी होगी उसमें इंजरी हो सकती है। अब there are certain areas, three to be exact. Pleura descends inferior to the costal margin in three area. Okay. अच्छा, अब इंजरी जो है जो प्लूरा है ये कॉस्टल मार्जिन से थोड़ा सा नीचे जाएगा इन थ्री एरियाज। एक तो है यहाँ पे दो पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, यहाँ पे जो इंफ्रास्टर्नल, एक तो इंफ्रास्टर्नल जो होगा राइट साइड पे होता है, कॉस्टोवर्टिबल एंगल जहाँ पे कॉस्टल प्लूरा टर्न करता है, रिफ्लेक्ट होता है टू बिकम द मीडियस्टर्नल प्लूरा राइट और लेफ्ट साइड पे, ये कॉस्टोवर्टिबल एंगल्स है, ठीक है। कॉस्टोवर्टिबल एंगल्स में पोस्टीरियरली वर्टिबल साइड से कॉस्टल प्लूरा इज रिफ्लेक्टेड टू बिकम द मीडियस्टर्नल प्लूरा। ये लाइन जो है ये कॉस्टोवर्टिबल एंगल से बना देते हैं, ठीक है। और राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड पे यहाँ पे क्या होता है कि they descend below the costal margin, the pleura descend below the costal margin। यहाँ पे posterior side पे kidneys are located in the abdomen। तो जब ये पूरा नीचे आ जाता है तो किडनी के लिए अगर आप इंसिजन दे रहे हैं तो यू कैन वेरी इजीली, इफ यू आर नॉट वेरी केयरफुल, तो ये प्लूरा को आप डैमेज कर सकते हैं। प्लूरा को डैमेज करेंगे तो वहां से फिर वो एयर चली जाएगी। सेकेंडली, एंटीरियरली देखें तो इंफ्रास्टर्नल एंगल राइट साइड पे यहाँ पे भी जो प्लूरा है वो भी इट डिसेंड्स बिलो द कॉस्टल मार्जिन। तो यहाँ पे इन दीज थ्री एरियाज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कोई भी इंसिजन अगर यहाँ पे आप देते हैं तो यू नीड टू बी केयरफुल कि वो इतना ऊपर ना चला जाए कि वो प्लूरा को डैमेज कर सके। अब प्लूरल पेन, इरिटेशन अगर प्लूरा की होती है तो एक तो आप पहले आपको पता है कि प्लूरा की पेन जो है वो प्लूरा भी है टू टाइप्स, एक तो विसरल प्लूरा है, एक पेराइटल प्लूरा है। जो विसरल प्लूरा है उसकी नर्व सप्लाई सिमेटिक जो है वो नर्व सप्लाई है, थोड़ा सी कॉल के साथ है, ठीक है। और जो विसरल प्लूरा है उसकी पेन जो है दैट इज वेरी डिफरेंट। उसकी पेन जो है वो विसरल पेन है। विसरल पेन किस चीज़ से होती है? केमिकल से होती है और उसकी इन्फेक्शन से होती है। कोई ब्लड सप्लाई अगर उसकी डैमेज हो जाए तो वो पेन होती है और स्ट्रेचिंग से होती है, ठीक है। तो सोमैटिक पेन इज वेरी डिफरेंट जो हमारी पेराइटल प्लूरा में होगी। और विसरल पेन जो है वो विसरल प्लूरा में जो पेन होगी वो स्ट्रेचिंग से होगी, केमिकल इरिटेंट से होगी, और किस चीज़ से मैंने आपको बताया किसी जो है वो इन्फार्क्ट से होगी, ठीक है। अब प्लूरल पेन आपको जो
पैराइटल प्लूरा की है। पैराइटल प्लूरा में डिफरेंट पार्ट्स थे, कॉस्टल थी, डायफ्रैग्मेटिक थी, मीडियास्टिनल थे, ठीक है ना। तो कॉस्टल और पेरिफेरल पार्ट ऑफ डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा जो है, दे आर सप्लाइड बाय द इंटरकॉस्टल नर्व। ये जब इंटरकॉस्टल नर्व सप्लाई करते हैं तो इनकी रेफर्ड पेन जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग डर्मेटोम्स में जाएगी। Intercostal or peripheral part of the diaphragmatic pleura. Yes, these are supplied by the intercostal nerves. तो अगर इन प्लूरा में, इन प्लूरा के इन एरियाज में कहीं भी पेन होती है, पैथोलॉजी होती है, तो इट इज गोइंग टू बी रेफर्ड टू द रेलेवेंट डर्मेटोम, रिस्पेक्टिव डर्मेटोम। डर्मेटोम्स में हमने पढ़े हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये इंटरकॉस्टल एरिया 5 में आता है, कॉस्टल जो प्लूरा है वो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस की लेवल पे है, तो जो T5 का डर्मेटोम है वहां पे पेन होगी, रेफर्ड पेन जैसे हम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इरिटेशन मीडियास्टिनल और सेंट्रल डायफ्रैग्मेटिक का है, पेरिफेरल डायफ्राम तो कॉस्टल के साथ होगी, जो मीडियास्टिनल है सेंट्रल पार्ट और सेंट्रल डायफ्राम है, दीज आर सप्लाइड बाय द फ्रेनिक नर्व। तो इनकी जो रेफर्ड पेन होगी वो नेक एरिया में होगी, ठीक है, बिकॉज डायफ्राम, ये फ्रेनिक की जो रूट वैल्यू है फ्रेनिक नर्व की C3, C4, C5 है। तो मीडियास्टिनल और सेंट्रल डायफ्रैग्मेटिक जो पूरा है दे आर सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व। तो जाहिर है फ्रेनिक नर्व की जो रूट वैल्यू है उसी हिसाब से रिस्पेक्टिव डर्मेटोम्स में इसकी पेन होगी। तो मीडियास्टिनल एंड सेंट्रल डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा में अगर कोई पैथोलॉजी होती है, पेन होती है, किसी भी वजह से इरिटेशन होती है, तो इसकी पेन C3, 4, 5 एरिया में जहाँ भी डर्मेटोम है आपका नेक के रीजन में, वहाँ पे पेन होगी। और कॉस्टल और पेरिफेरल पार्ट ऑफ डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा की पेन आपको चेस्ट एरिया में T5, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया T5 है या T4 है, तो उस एरिया में होगी जो डर्मेटोम्स आपने पढ़े हैं, तो रिस्पेक्टिव डर्मेटोम्स में इनकी पेन होगी। अच्छा, कंप्रेशन ऑफ द ट्रेकिया। अब ट्रेकिया जो है वो आपको मैंने बताया था C6 से शुरू होता है आफ्टर लैरिंक्स, और इट गोज अप टू द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल, वहां पे जाके ये डिवाइड होता है। कैरिना जो इसका एरिया है जहाँ पे ये डिवीजन होती है इनटू 2 मेन ब्रोंकाई। तो ट्रेकिया नेक के पैथोलॉजी को, यू फॉर एग्जांपल नेक में वो पड़ा हुआ है, थायराइड ग्लैंड है, तो या लिम्फ नोड्स इलाज हो जाते हैं। थायराइड ग्लैंड का एक लोब, अगर 2 लोब्स होते हैं बीच में उसके इस्तेमस होता है थायराइड ग्लैंड का, तो एक लोब अगर इलाज है तो ट्रेकिया को पुश करेगा दूसरी साइड पे, और लिम्फ नोड को पुश कर सकता है। कोई ट्यूमर, किसी भी टिश्यू का कोई ट्यूमर जो है वो ट्रेकिया को कंप्रेस कर सकता है, ठीक है। कंप्रेशन ट्रेकिया की जब भी होगी तो क्या होगा कि वो डिस्निक होगी, वो यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। यूनिलैटरल बायलैटरल इन्लार्जमेंट हो सकती है थायराइड ग्लैंड की, एओर्टिक आर्च एन्यूरिज्म। अब ट्रेकिया इस सुपीरियर मीडियास्टिनम से गुजर के स्टर्नल एंगल के एरिया में वो डिवाइड करता है, तो सुपीरियर मीडियास्टिनम में आर्च ऑफ एओर्टा भी है, और आर्च ऑफ एओर्टा के अंदर एन्यूरिज्म भी कंजेनिटल हो सकता है, तो उसकी वजह से जाहिर है एक enlargement होगी, it is going to occupy space and it is going to cause compression on the trachea, ठीक है। What is tracheitis? Inflammation of the mucosa of the trachea, और bronchitis similarly, bronchi जो bronchial mucosa है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो bronchitis होती है। ट्रेकियाइटिस एंड bronchitis, इसमें आपको क्या फीलिंग होती है? इरिटेशन होती है, डीप टू द स्टर्नम, रॉ बर्निंग सेंसेशन आपको फीलिंग होती है अगर ट्रेकियाइटिस और ब्रोंकाइटिस हो, और ड्राई कफ होती है, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन डीप टू स्टर्नम और ड्राई कफ सी होती है। एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज। अब फॉरेन बॉडीज जो है वो अगर किसी भी वजह से एस्पिरेट कर ली जा हो गई है, अंदर चली गई है आपके एयरवेज में, तो मोस्ट प्रोबेबल साइड क्या होती है? अगर ये लैरिंक्स से गुजर गई है, ट्रेकिया से गुजर गई है, तो मोस्ट प्रोबेबल साइड होता है राइट ब्रोंकस। आई टोल्ड यू राइट ब्रोंकस इज वाइडर एंड मोर वर्टिकल। ये आपको याद रखना है कि तो वाइड तो है लेकिन वर्टिकल ज्यादा है। जो लेफ्ट वाला ब्रोंकस है वो थोड़ा सा lateral साइड पे चला जाता है, so it goes introlaterally, but right bronchus is more vertical। तो चीज जो भी जाएगी, whatever the foreign body, it goes into the right bronchus। wider भी है, it is short and it is more vertical। और अगर यहाँ से गुजर जाता है, मेन ब्रोंकस से गुजर जाता है, तो फिर ये मिडिल और लोअर लोब ब्रोंकाई में चले जाते हैं। जो लोब सेकेंडरी ब्रोंकाई है, जो लोबार ब्रोंकाई है, ये तो मेन हो गया राइट वाला। उसके बाद और आगे अगर चला जाता है, इतनी छोटी चीज है कि इट इज गोइंग फर्दर
तो डिस्टली अगर वो और चला जा रहा है तो वो मिडिल लोब ब्रोंकस में जा सकता है या लोअर लोब ब्रोंकाई में भी जा सकता है। और ब्रोंकोस्कोपी क्या मतलब है कि यू कैन जो इंसर्ट कर देते हैं आप स्कोप्स, तो इंस्ट्रूमेंट आप इंसर्ट करते हैं ब्रोंकाई के अंदर एंड यू कैन सी द इनसाइड ऑफ द, आप ट्रेकिया भी दे सकते हैं, उसका म्यूकोजा ब्रोंकाई देख सकते हैं, ट्रेकिया की बाइफिकेशन देख सकते हैं, मेन ब्रोंकाई देख सकते हैं, और ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू यू कैन रिमूव द फॉरेन बॉडी ऑल्सो, यू कैन टेक द बायोप्सी स्पेसिमेन ऑल्सो। आप म्यूकोजा देख रहे हैं और वहाँ पे कोई ऐसी चीज नजर, ट्यूमर आपको नजर आ रहा है, तो यू कैन टेक बायोप्सी स्पेसिमेन, फॉरेन बॉडी है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, तो ब्रोंकोस्कोपी है। टिपिकली ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा अगर हो तो करीना जो है, क्या वो व्हाट वाज करीना, दिस इज द पॉइंट ऑफ बाइफिकेशन ऑफ ट्रेकिया, और यहाँ पे एक जो लास्ट कार्टिलेज होती है ट्रेकिया की, इट इज प्रोजेक्टेड पोस्टीरियरली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि करीना जो है वो डिस्टॉर्टेड होगा इफ देयर इज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, करीना जो है इज गोइंग टू बी डिस्टॉर्टेड एंड वाइडन पोस्टीरियरली एंड इमोबाइल। ये जनरली ये होता क्या है कि ट्रेकिया आपकी, मैंने आपको बताया था, विद एवरी रेस्पिरेशन मूव इट मूव्स अप एंड डाउन, ठीक है ना। तो मूवमेंट ये करीना के एरिया में फिर आपको मूवमेंट नहीं दिखाई देगी, ब्रीदिंग के साथ साथ इट इज गोइंग टू बी इमोबाइल, डिस्टॉर्टेड सा आपको करीना नजर आएगा, इट इज गोइंग टू बी वाइड पोस्टीरियरली, तो आप ये फिर सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इट कैन बी ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। thoracentesis, what is thoracentesis? Excuse me, centesis जहां भी आएगा इसका मतलब है कि you can remove a little bit of fluid. thoracentesis means कि thorax से आपने fluid remove किया, thorax में fluid कहाँ होता है, pleural cavity के अंदर accumulate हो जाता है, तो pleural fluid अगर बहुत ज्यादा accumulate होना शुरू हो जाए तो you have to remove the, अगर थोड़ा बहुत है तो वो absorb हो जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा आ जाता है तो you have to remove the fluid from the pleural cavity so that the lungs can expand properly. तो अगर ये एक्यूमुलेट होता रहेगा तो लंग्स जो है वो एक्सपैंड नहीं कर सकेंगे, ब्रीदिंग प्रॉपर्ली। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब thoracentesis जो है इसमें हम क्या करते हैं, नीडल इंसर्ट करते हैं, कैनुला इंसर्ट करते हैं एंड वी टेक आउट द प्लूरल फ्लूइड। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि हमने फ्लूइड का देखना है कि उसका लेवल कितना है, ठीक है। एक तो हम एक्सरे चेस्ट कराते हैं और उसका लेवल देखते हैं कि प्लूरल फ्लूइड है तो, लेकिन कितना ज्यादा है, किस लेवल तक पहुंच गया है। दूसरा हमने ये देखना होता है हम किस तरह एक तो एक्सरे से देख सकते हैं, दूसरा हम परकशन भी करते हैं। जब आप क्लिनिकल साइड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑस्कल्टेशन का मतलब तो ये है ना कि आपने स्टेथ से सुन लिया, परकशन होती है वो फिंगर्स के थ्रू आप देख लेते हैं, तो साउंड जो है वो बड़ी डिफरेंट आती है, एयर हो तो डिफरेंट साउंड आती है, फ्लूइड हो तो डिफरेंट साउंड आती है। तो जो आप thoracentesis जनरली करते हैं 9th इंटरकॉस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन में करते हैं और एक्सपायरेशन में करते हैं, ठीक है। इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग को हम, क्योंकि एक्सपायरेशन में इसलिए करते हैं कि हम लंग को डैमेज ना कर सके, ठीक है, ताकि लंग डैमेज ना हो, लंग को हम अवॉइड कर लें। क्योंकि लंग में अगर नीडल चली जाएगी तो इसका मतलब है कि वो एयर फॉरन प्लूरल कैविटी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो नीडल हम इस तरह डालते हैं कि वो प्लूरल कैविटी तक रहे, इट डज नॉट डैमेज द सरफेस ऑफ द लंग। Most chest pains associated with lung problems. Of course, lung problems में बहुत सारी पेन होती है। Lungs do not have pain receptors. अच्छा, मैंने आपको अभी भी बताया है कि पेन जो है, लंग की पेन इज अ विसरल पेन। ये नहीं है कि उसमें पेन होती नहीं है, इट इज अ विसरल पेन। और विसरल पेन किस लिए होती है, विसरल पेन कौन सी होती है, विसरल पेन होती है केमिकल इरिटेंट से, ठीक है। जो स्मोक करते हैं कोई उसमें, या ब्रीद इन करते हैं कोई ऐसे इरिटेंट, आप स्मोकी एरियाज में जब आप चले जाएं, स्मोक आती है, आप ब्रीद इन कर दे तो एकदम खांसी नहीं हो जाती, ब्रोंकियल म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं इस तरह के इरिटेंट्स। तो एक तो होगी केमिकल इरिटेंट, अगर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है तो वो इरिटेट करेगा एंड दैट इज गोइंग टू कॉज पेन।
स्ट्रेचिंग से एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो गया है लंग टिश्यू किसी भी वजह से, वहां पे निमोनिया हो गया और बहुत ज्यादा है तो, या एब्सेस बन गया है और वो स्ट्रेच कर रहा है लंग टिश्यू को, तो पेन होगी। तो केमिकल इरिटेंट, स्ट्रेच, या उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिल रही, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिस तरह होता है। एम्बोलिज्म का क्या आपको पता है क्या मतलब है? तो एम्बुलेंस अगर जाके कहीं लॉज कर गया है छोटे सी एरिया में और वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा, इन्फाक्ट हो गया है, तो इन्फेक्शन इज अ मेन, इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ पेन। तो ये नहीं है कि लंग की पेन नहीं होती, पेन होती है, बट इट इज नॉट सोमैटिक पेन। पेन इज डिफरेंट, इट इज इरिट केमिकल पेन, इट इज पेन ड्यू टू स्ट्रेच, पेन ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, तो चेस्ट पेन आप अब देखते हैं कि पेन हो रही, निमोनिया डेवलप हो जाता है, पेन होती है, उसमें काफी पेन होती है, वो तो लंग के अंदर डेवलप हुआ है ना, तो स्ट्रेच हो गई है, साथ उसके एक्सुडेट भी होता है। तो ये जो है ये पेन करती है और ये पेन जाएगी रिस्पेक्टिव डर्माटोम में। लंग का जो भी एरिया इन्वॉल्व हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लंग को जो सप्लाई करती है सिंपैथेटिक फाइबर्स, वो T2 से लेके T5 तक है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल वो एरिया इन्वॉल्व हुआ है जो T3 है, T3 से उसको सप्लाई मिल रही थी, कोई लंग का एरिया है, T3 जहाँ पे डर्माटोम है वहां पे पेन होगी। ठीक है, इसी तरह अगर T5 से आगे और भी चला जाता है, T5 6 7 8 तक भी जाता है, तो अगर T8 है फॉर एग्जाम्पल, तो डर्माटोम जो होगा वो T8 जहाँ डर्माटोम है वहां जाके इसकी पेन होगी, तो ये रेफर्ड पेन इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट के लंग में पेन नहीं होती, पेन होती है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी सोमैटिक पेन। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अच्छा जी, हम थोड़ा सेंटेंसेस की बात कर रहे थे कि फ्लूइड हम रिमूव करते हैं नाइन्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, जनरली मिड एक्सिलरी लाइन में हम कर लेते हैं। ठीक है, और नीडल को हम क्या करते हैं कि नीडल को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखते हैं, जब हम इंसर्ट करते हैं नीडल, तो थोड़ा सा कैनुला हम थोड़ा सा अपर साइड पे रखते हैं, क्योंकि सुपीरियर बॉर्डर जो है वो ऑफ द लोअर, एक इंटरकॉस्टल स्पेस में हम नीडल इंसर्ट कर रहे हैं, तो नीचे वाली जो रिब है उसका जो सुपीरियर बॉर्डर है उसके ऊपर कोलैटरल जो है वो वेसल होती है, ठीक है, नर्व भी होती है, कोलैटरल वेसल भी होती है, वो डैमेज ना हो जाए। और इतना ऊपर भी नहीं करते कि बिल्कुल ये जो कॉस्टल ग्रूव है उसके अंदर आपका जो न्यूरोवास्कुलर बंडल है उसको डैमेज ना कर लें। ठीक है, तो यहाँ हम जब इंसर्ट करेंगे नीडल, तो क्या होता है कि स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया है, और वहाँ पे सेरेटस इंटीरियर है, तो वो होगा, वेजिटेशन उसकी होगी, उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल, इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल, और फिर एंडोथोरेसिक फेशिया आता है। ये लेयर्स हैं, ठीक है, फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप, और उसके बाद आपका आता है पैराइटल प्लूरा। यहाँ तक आप नीडल लेके जाते हैं, और पैराइटल और विस्टल के दरमियान फ्लूइड है, तो उसको आप फिर एस्पिरेट कर लेते हैं। इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब, अब एक तो हो गया ना कि आपने थोड़ा सिंथेसिस कर लिया, आपने कैनुला डाला है और आपने रिमूव कर लिया फ्लूइड, तो फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता फिर अगर वो जैसा ट्यूबरकुलोसिस है या निमोनिया के साथ प्लूरल फ्यूजन हो गया, तो वो आपने रिमूव कर लिया, काफी सारा फ्लूइड जितना भी, और बाकी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हीलिंग हो जाएगी, आप साथ साथ ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। चेस्ट ट्यूब आप तब डालते हैं जब फ्लूइड जो है वो कॉन्स्टेंटली बने चले जा रहा है, आप रिमूव कर रहे हैं और बन रहा है, आप रिमूव कर रहे हैं और बन रहा है, ठीक है, या ऐसी इन्फेक्शन है कि वो कॉन्स्टेंटली फ्लूइड इज बीइंग अक्यूमुलेटेड इन द प्लूरल कैविटी, तो आप बार बार करने की बजाय क्या होता है कि आप ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर, और ये तकरीबन 6 इंटरकॉस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन में होता है। ट्यूब इंसर्ट कर देते हो, और इनसाइड द ट्यूब इज लाइज इन दी, इट लाइज इन दी प्लूरल कैविटी, और आउटसाइड जो ट्यूब का जो एंड है वो अंडर वाटर टेबल में है। ठीक है, अंडर वाटर टेबल का मतलब ये है कि वो एक टैंक होता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है, और उसका जो आउटर एंड है वो उसके अंदर होता है, ताकि एयर अंदर ना जा सके लंग के अंदर। ठीक है, तो वहां पे हम रख देते हैं, और फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है वो उस टैंक में जमा होता चला जाता है, तो हम वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कंटिन्यूसली हम उसको रिमूव करते चले जाते हैं। अच्छा जी, प्लूरेक्टमी एंड प्लूरोडेसिस, अब इसमें क्या होता है कि एक टर्म है एटिलेक्टेसिस, एटिलेक्टेसिस का मतलब है लंग कोलैप्स। ठीक है,
अब कोई भी अगर इस तरह की पैथोलॉजी है कि प्लूरा जो है वो कॉन्स्टेंटली प्लूरल कैविटी के अंदर एयर जमा हो रही है, फ्लूइड जमा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम इतना जमा हो रहा है कि लंग्स जो है वो कोलैप्स कर रहे हैं, ठीक है, दे कैन नॉट बी इन्फ्लेटेड प्रॉपरली, क्योंकि वहाँ पे जाहिर है फ्लूइड होगा तो इट इज गोइंग टू टेक स्पेस, लंग्स जो है वो इन्फ्लेट नहीं कर सकेंगे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो प्लूरा को हम या तो रिमूव कर देते हैं या उसके अंदर फाइब्रोसिस कर देते हैं, प्लूरोडिसिस। प्लूरोडिसिस ये मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि देयर आर सर्टेन स्क्लेरोजिंग एजेंट्स जो फाइब्रोसिस करते हैं, और वो प्लूरा जो विस्टल और पैराइटल प्लूरा को आपस में बीच में फाइब्रोसिस हो जाती है, तो ये दोनों ज्वाइन कर देते हैं, प्लूरल कैविटी को हम खत्म कर देते हैं। जब कैविटी को खत्म करते हैं तो फिर लंग्स जो है वो कोलैप्स होने के चांसेस नहीं होती, वो इन्फ्लेट हो जाती है। दिस इज टू प्रिवेंट द रिकरेंट सेकेंडरी एटेलेक्टेसिस। सेकेंडरी एटेलेक्टेसिस का क्या मतलब है कि वो लंग जो है वो बार बार वो कोलैप्स हो रहा है, तो इसको हम प्रिवेंट करते हैं, प्लूरोडिसिस कर देते हैं, फाइब्रोसिस कर देते हैं, प्लूरल कैविटी को एसेंशियली हम खत्म कर देते हैं। कॉज बाय क्रॉनिक न्यूमोथोरेक्स। क्रॉनिक न्यूमोथोरेक्स इसी वजह से बार बार न्यूमोथोरेक्स हो रहा है, बार बार जब जो भी चीज क्रॉनिक हो जाती है, रिपीटेड होती है, तो उसमें आप मिलिग्नेंसी जो है वो सस्पेक्ट करते हैं कि बार बार इसमें फ्यूजन हो रही है, accumulate फ्लूइड हुए जा रहा है, यू आर रिमूविंग द फ्लूइड बाय थोरासेंटेसिस, लेकिन फिर भी accumulate हो रहा है, फिर आप चेस्ट ट्यूब डाल रहे हैं, accumulate हुए चले जा रहे हैं। यहाँ ये है कि न्यूमोथोरेक्स बहुत ज्यादा हो गया है और लंग्स से कोलैप्स होने के चांसेस हैं, तो आप क्या करते हैं, प्लूरोडिसिस कर देते हैं या प्लूरा रिमूव ही कर देते हैं, प्लूरेक्टमी या प्लूरोडिसिस कर देते हैं, ताकि लंग्स जो है वो कोलैप्स ना हो और वो इन्फ्लेट हो सके। थोरैकोस्कोपी का क्या मतलब होता है कि आप अंदर देख सकें, तो थोरेसिक जो प्लूरल कैविटी को अगर आपने देखना है तो आपके थोरैकोस्कोप होगा। जो ब्रोंकोस्कोपी थी वो ब्रोंकाई, वो आप इंसर्ट करते हैं थ्रू माउथ या नोज इंसर्ट करते हैं और वो आपकी ट्रेकिया को, ब्रोंकाई को देख सकती है। थोरैकोस्कोपी जो है वो एसेंशियली थोरेसिक एरिया को जो प्लूरल कैविटी के अंदर जाके यू कैन सी दी कोई भी वहाँ पे पैथोलॉजी है, कोई आपको ट्यूमर नजर आ रहा है, आप उसकी बायोप्सी ले लें, तो ये थोरैकोस्कोपी होती है। सो दिस इज अ डायग्राम जो यहाँ पे कॉस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस में प्लूरल फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, ये लंग टिश्यू है, ये इसका विसल फ्लूरा है, पैराइटल फ्लूरा है, ये डायफ्राम है, तो ये कॉस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस है। तो आप क्या करते हैं, कैनुला इंसर्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपर साइड पे सुप्रोमीडियली, क्योंकि नीचे ये आपको ये कोलैटरल ब्रांचेस नजर आ रही हैं, और ये ऊपर कॉस्टल ग्रूव जो है उसके अंदर आपका न्यूरोवास्कुलर बंडल है, वेन, आर्टरी, नर्व, वैन के नाम से। तो यहाँ आप मिडिल में तकरीबन करते हैं, एंड नीडल इज केप्ट ऑन द अपर साइड सुप्रोमीडियली, और व्हेन यू रीच द प्लूरल कैविटी आप यहाँ से फ्लूइड रिमूव कर लेते हैं, थोरासेंटेसिस हो जाती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड प्लूरल एडहेजन। अब ये क्या होता है कि लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो जब अगर किसी भी वजह से एडहेजन हो जाती है, ठीक है, विस्टल प्लूरा की और पैराइटल प्लूरा की, तो लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो विस्टल और पैराइटल प्लूरा के दरमियान एनास्टोमोसिस हो जाता है। जब एनास्टोमोसिस हो जाता है तो क्या होता है कि विस्टल प्लूरा की जो लिम्फ है, lymph fluid है, it can enter into the parietal lymphatic vessels, और वो फिर parietal वाली एक्सिलरी में जाती हैं, तो एक्सिलरी में जा सकती हैं। एक्सिलरी में parietal का जो lymph है वो भी एक्सिलरी तक पहुंच जाता है, और parietal का जो lymph है उसके अंदर हो सकता है कि जैसा अगर chronic smoker है तो डार्क जो substances हैं वो होंगे and it can reach the axillary lymph nodes. वेरिएशन इन द लोब्स ऑफ द लंग, बॉडी के अंदर वेरिएशन कहीं भी हो सकती है। कॉमन जो वेरिएशंस होती हैं वो हम जनरली पढ़ते हैं, तो इसमें वेरिएशन लोब्स में क्या होती है, एक एक्स्ट्रा लोब बन जाता है, एक्सेसरी लोब व्हिच इज कॉल्ड द एजाइगस लोब बन जाता है, एक्सक्यूज मी, सुपीरियर टू द अपर लोब ऑफ द राइट लंग। ये अपर साइड ऑफ द हाइलम ऑफ द राइट लंग एक एक्स्ट्रा लोब बन जाता है, उसको हम एजाइगस लोब भी कहते हैं, और वहाँ पे ग्रूव भी बन जाता है, एजाइगस वेन होती है उसके ग्रूव के अंदर। तो 1% ऑफ द पीपल में यू कैन फाइंड एन एक्सेसरी लोब इन द राइट साइड ऑफ द लंग। पल्मोनरी कोलैप्स एटेलेक्टेसिस, मैंने आपको बताया था इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी कोलैप्स की टर्म है एटेलेक्टेसिस। तो सेकेंडरी एटेलेक्टेसिस इज द कोलैप्स ऑफ द प्रीवियसली इन्फ्लेटेड लंग। अब यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी को हमने
डिफ्रेंशिएट करना है. प्राइमरी एटेलेक्टेसिस इज एसेंशियली जब बेबी बॉर्न होता है तो वो इन्फ्लेट ही नहीं हुआ, बेबी ने इनहेल एयर लेके ही नहीं गया लंग्स के अंदर, ठीक है. तो शुरू में एट द टाइम ऑफ बर्थ वो लंग्स जो है इन्फ्लेट हुए ही नहीं है, दैट इज प्राइमरी एटेलेक्टेसिस. एट द टाइम ऑफ बर्थ इन्फ्लेट नहीं हुए लंग्स, ठीक है. सेकेंडरी एटेलेक्टेसिस है ड्यू टू एनी पैथोलॉजी, जो लंग्स जो है वो कोलैप्स हो गए, जैसा मैंने आपको बताया था प्लूरल कैविटी के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड है, न्यूमोथोरैक्स हो गया, टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो गया, तो ये लंग्स कोलैप करेंगे, उसको कहते हैं हम सेकेंडरी एटेलेक्टेसिस. सेगमेंटल एटेलेक्टेसिस, इसमें क्या होता है कि जिस तरह फॉरेन बॉडी है, फॉर एग्जांपल अगर फॉरेन बॉडी यहाँ तक सेगमेंटल ब्रोंकाई तक पहुंच जाती है तो वहां तक सेगमेंटल ब्रोंकस को वो ब्लॉक कर देगी, ठीक है. और उसके डिस्टली जो भी एल्वियोल आए हैं उसके अंदर जो एयर है ऑलरेडी प्रेजेंट वो सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके बाद और एयर तो आ नहीं सकती, तो वो एरिया जो है वो सेगमेंट जो है वो ब्लॉक हो जाए, वो कोलैप्स हो जाएगा, तो वो सेगमेंटल एटेलेक्टेसिस हो जाता है. यानी द होल लंग डज नॉट कोलैप्स, एक कोई सेगमेंट कोलैप्स करेगा. और एक सेगमेंट क्यों कोलैप्स करता है, क्योंकि उसकी जो इनलेट है वो ब्लॉक हो गई है और ऑलरेडी जो एयर प्रेजेंट थी वो एब्जॉर्ब हो गई है, और अब क्या है कि और एयर आ नहीं सकती, तो वो कोलैप्स हो जाता है, तो दैट इज सेकेंडरी एटेलेक्टेसिस. अच्छा, लंग रिसेक्शन. लंग रिसेक्शन हम कर सकते हैं, हमने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स पढ़े हैं और अब मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि एक जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है इट इज यूनिट ऑन इट्स ओन, उसको ब्रोंकस भी आ रहा है, उसको पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच भी आ रही है, उसको ब्रोंकियल आर्टरी की भी ब्रांच आ रही है. अब कोई प्रॉब्लम अगर वहां पे पैथोलॉजी आती है, फॉर एग्जांपल ट्यूमर डेवलप हो जाता है, तो वी कैन रिसेक्ट दैट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर सेगमेंट्स. ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है ये पिरामिडल शेप में होता है, एपेक्स इसका हाइलम की साइड पे होता है और बेस जो है वो सरफेस ऑफ द लंग की तरफ होती है, और इन बिटवीन द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट वी हैव कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा. अब ये कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा जो है इनको सेपरेट करता है, तो इसको हम पूरा एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को रिमूव कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर सेगमेंट्स. सो दिस इज लंग रिसेक्शन. पल्मोनरी एम्बोलिज्म. Embolism is a very common cause of morbidity and mortality. Morbidity क्या होती है कि पेशेंट जो है वो डिसेबल हो जाता है, मोर्टेलिटी जो है दैट इज द फेटल आउटकम. इसमें क्या होता है कि अगर कोई एम्बुलस है आपकी वीनस सर्कुलेशन में, लेग के एरिया में एम्बुलस है, वो वेन्स के थ्रू इट इज गोइंग टू एंटर द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है. सुपीरियर वेना केवा या इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, वहां से वहां से पल्मोनरी ट्रंक में, और फिर राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाएगा. अब एम्बुलस डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द एम्बुलस ये जाके लॉज कर देता है किसी भी अगर छोटा है तो किसी पेरिफेरल आर्टरी में कहीं जाके वो ब्लॉक कर देगा कैपिलरी को या छोटी आर्टरी को, या फिर अगर बहुत बड़ा है तो मेन आर्टरी को कर देगा. तो ये एम्बुलिज्म जो है लंग में फिर ऑब्वियसली जब ये ब्लॉक हो जाती है आर्टरी तो ऑक्सीजनेशन नहीं होती और फिर इट कैन लीड टू सडन डेथ. पल्मोनरी एम्बोलिज्म से सडन डेथ होती है क्योंकि फिर वो रेस्पिरेशन खत्म हो जाए, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, रेस्पिरेशन नहीं हो पाती, इट कैन लीड टू सडन डेथ. हेमोप्टिसिस. हेमोप्टिसिस का मतलब है कि पेशेंट इज कफिंग आउट ब्लड, मतलब कफ के साथ अगर ब्लड आती है तो दैट इज कॉल्ड हेमोप्टिसिस. बहुत कॉमन कॉज हेमोप्टिसिस की हमारे यहाँ ट्यूबरकुलोसिस है, बट मिलिग्नेंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, ब्रोंकिएक्टेसिस भी है, सीओपीडी जिसे हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है, उसके अंदर एस्थमा होता है, उसके अंदर ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकिएक्टेसिस भी बाद में हो सकती है. तो these are the causes: bronchitis, lung cancer, pneumonia, bronchiectasis, pulmonary embolism, tuberculosis. ये चंद 5-6 important reasons हैं जिनकी वजह से हेमोप्टिसिस हो सकती है. ब्लीडिंग कहाँ से आती है, ये ब्लड आता कहाँ से है, मोस्टली ब्रोंकियल आर्टरी से आता है, ठीक है. ब्रोंकियल आर्टरी जो है वो डैमेज हो जाती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है एंड देन ब्लड इज कफ्ड आउट, तो दैट इज कॉल्ड हेमोप्टिसिस. लंग कैंसर का सिम्टम भी कंसिडर करते हैं. किस चीज को कंसिडर करते हैं लंग कैंसर का सिम्टम? हेमोप्टिसिस को.
इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हेमोप्टिसिस, यस ऑफ कोर्स, हेमोप्टिसिस जो है वो लंग कैंसर की वजह से भी हो सकती है। तो ये मैंने आपको बताई है ना, ब्रोंकाइटिस। ये नहीं है कि किसी ने पुरानी आपने फिल्मों में देखा होगा जी, खांस रहे हैं और फिर उसके बाद ब्लीडिंग हो गई है, जो हेमोप्टिसिस हो गया, ब्लड आ गया है उसके साथ, आपकी कफ के साथ, और कहते हैं जी बस इसको तो टीबी हो गई है। तो ये पुराने जमाने में टीबी, बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज्यादा कॉमन था और ज्यादा ट्रीट नहीं होता था, तो इस वजह से ये होता है कि ट्यूबरकुलोसिस, बिकॉज इट इज वेरी कॉमन, तो जब भी आप क्लिनिकल साइड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप कॉमन चीजों को पहले जाहिर है उसको पहले कंसिडर करते हैं जब भी पेशेंट आता है हेमोप्टिसिस के साथ अगर आए। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं, हिस्ट्री होती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री होगी, एवरीथिंग, लेकिन पहली जो चीज आपके उसमें आती है, क्योंकि इट इज वेरी कॉमन, तो ट्यूबरकुलोसिस होगा। लेकिन ऑब्वियसली बिल्कुल लंग कैंसर भी है, लंग कैंसर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हेमोप्टिसिस, ठीक है। तो इफ यू सीन पीपल, तो बिल्कुल हेमोप्टिसिस इस वजह से भी होती है। ये मैंने आपको 5-6 चीजें बताई है ना, तो जरूरी नहीं है कि क्या लंग कैंसर ही हो, जरूरी नहीं है कि ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है कि सिंपल ब्रोंकाइटिस हो, लेकिन वहां पे इरिटेशन इतनी होगी है कि ब्रोंकियल आर्टरीज जो है वो डैमेज हो गई है, दिस हैज लेड टू हेमोप्टिसिस, ठीक है। और तो ये आपको 5-6 कॉजेस इन एनी केस याद रखनी चाहिए। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का मतलब ये है कि ब्रोंकियल एरिया में कैंसर डेवलप हो गया है, मेन ब्रोंकस में हो गया है, या ब्रोंकियल म्यूकोजा में मेन में हो गया है, या सेकेंडरी में हो गया है, किसी भी एरिया में ब्रोंका के कार्सिनोमा डेवलप हो गया। अब ये इसका कार्सिनोमा तो हो गया, ये कि इसकी टाइप क्या है। इसका टाइप का मतलब ये है कि हिस्टोपैथोलॉजी जब हम करते हैं तो हिस्टोलॉजी के अंदर सेल्स किस किस्म के हैं, तो ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मोस्टली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, और स्मॉल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है, ठीक है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या स्मॉल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, दोनों में से कोई होते हैं। मोस्टली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। लेकिन मोस्ट होता तो यही है, लेकिन जनरली लंग कैंसर कोई भी हो तो उसे हम कह देते हैं कि ये ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है। तो हेमेटोजेनस मेटास्टेसिस, अब मेटास्टेसिस इसका क्या है कि अगर ये किसी भी आर्टरी को में एंटर कर जाएगा तो वहां से ब्लड के थ्रू फिर इसकी स्प्रेड होगी। अब ब्लड के थ्रू जब स्प्रेड होगा तो ये बोन में भी जा सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है, लंग में भी जा सकता है, लंग के डिफरेंट एरिया में, लंग में खुद तो ये है, लंग के डिफरेंट एरिया में दूसरे लंग में चला जाएगा, लिवर में जा सकता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेन एंड बोन्स और लिवर। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जगह है सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड जो है वो जनरली आप देखें तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा खुद अगर ये एपेक्स ऑफ द लंग में है तो खुद ये इसकी अपनी स्प्रेड हो जाएगी, इनसाइटू स्प्रेड होगी ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इनटू द सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। लेकिन सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है ऑफ एब्डोमिनल कैंसर्स आल्सो, क्योंकि सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में लिम्फ जो है वो एब्डोमेन से भी जो ऊपर जाता है तो वो सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में एंटर कर जाता है, तो इसको हम फिर कहते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड्स। तो सेंटिनल लिम्फ नोड्स में पहला जो लिम्फ नोड which is reached by the metastatic lymph, पहली जो उसको लिम्फ नोड मिलता है वहां पे वो लॉन्च करता है मेटास्टेसिस, तो उसको सेंटिनल लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। आगे चलें। अच्छा जी, ये आपको नजर आ रहा है कि ये लंग जो है पंक्चर हो गया, ये इन्फ्लेटेड लंग है, ठीक है, इसके अंदर एयर आई हुई है और विस्ट्रल और पैराइटल पूरा के दरमियान हार्डली कोई थोड़ी सी जगह है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बुलेट इंजरी हुई है और ये ओपनिंग पैदा हो गई। अब ये ओपनिंग जो पैदा हुई है यहाँ, इसके साथ बुलेट के साथ साथ एयर भी अंदर चली गई है, ठीक है। अब एयर अंदर चली गई है तो ये कैविटी तो बहुत बड़ी कैविटी बन गई है, तो कैविटी जब इतनी बड़ी बन गई है तो ये न्यूमोथोरेक्स हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एयर चली गई है। अब लंग इन्फ्लेट नहीं कर सक रहा, ये वेस्टर्न, ये लंग छोटा रह गया, ये वेस्टर्न पूरा और ये पैराइटल पूरा, ये कैविटी के अंदर एयर आ गया बिकॉज ये ओपनिंग बन गई है थोरेसिक वॉल के अंदर, तो लंग जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, इन्फ्लेट नहीं कर सकता, ठीक है। इट हैज कोलैप्स, एटेलेक्टेसिस हो गया। अच्छा जी, अब लंग कैंसर एंड मीडियास्टिनल नर्व्स। अब लंग कैंसर इन्वॉल्विंग फ्रेनिक नर्व, अब लंग कैंसर जो है किसी भी जगह पे हो सकता है, तो अगर ये मिडिल एरिया में होता है फ्रेनिक नर्व को इन्वॉल्व कर देता है। अब फ्रेनिक नर्व को अगर इन्वॉल्व करेगा तो आपको पता है कि फ्रेनिक नर्व जो है वो
डायफ्राम को सप्लाई करती है। तो अगर राइट साइड की फ्रेनिक नर्व होगी तो राइट डोम ऑफ डायफ्राम विल बी पैरालाइज्ड। तो फिर पैरालाइज जब हो जाता है डायफ्राम का, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पैराडॉक्सिकल मूवमेंट होती है, ठीक है। मतलब ये कि इंस्पिरेशन पे डायफ्राम को नीचे मूव करना चाहिए, लेकिन जो पैरालिटिक है, जो पैरालिसिस वाला पोर्शन है डोम ऑफ डायफ्राम, अगर पैरालाइज है राइट साइड वाला, तो वो नीचे होने की बजाय ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वो क्या करेगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो ये फ्रेनिक नर्व अगर इन्वॉल्व हो तो डायफ्राम को सप्लाई करती है। तो हेमी डायफ्राम एक साइड पे अगर फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्व है तो हाफ ऑफ द डायफ्राम विल शो पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। हो सकता है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को इन्वॉल्व करे। ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है एसेंशियली लेरेंजियल मसल्स को सप्लाई करती है। एपिसिस ऑफ द लंग, अगर वहां पे एपिक्स के एरिया में लंग में कैंसर है तो उस एरिया में रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। बिटवीन द ट्रेकिया एंड एसोफेगस के दरमियान में जो ग्रूव होता है वहां पे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। तो इसको इन्वॉल्व कर देगा तो क्या होगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, क्योंकि लैरिंग्स जो है वो एसेंशियली वहां वॉइस प्रोड्यूस होती है, तो होर्सनेस हो जाती है। एक्सरे चेस्ट हम जनरली इट इज रूटीन वन ऑफ द वेरी कॉमन इन्वेस्टिगेशन डन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो पीए व्यू लेते हैं। व्यू कौन सा होता है, पीए व्यू होता है पेशेंट को खड़ा करते हैं, सामने उसके एक्सरे फिल्म होती है और पीछे से फिर वो हम एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे में क्या आता है कि एयर वाली एरिया जो है, एक्सरे कहीं भी होगा तो एयर वाली एरिया जो है वो सारी डार्क नजर आएगी। अगर वहां पे कोई ट्यूमर है, कोई फ्लूइड है, तो वो हमें ओपेक शैडोज नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है कि जो ब्रोंकियल जो वॉल्स हैं उनके अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वो उनके स्पैज्म हो जाता है, ब्रोंकियल अस्थमा में स्पैज्म हो जाता है। तो इन इनहेल तो कर लेता है पेशेंट, एक्सहेल करने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप जनरली एस्थमेटिक पेशेंट को अगर देखें भी तो एयर अंदर भी नहीं जा रही, अंदर चली गई है तो वो बाहर नहीं निकल रही। तो एक्सहेल जो आपकी एक्सपिरेशन फेज है वो बड़ा प्रोलॉन्ग भी हो जाता है। तो चेस्ट फिर आहिस्ता आहिस्ता जो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स होते हैं उनकी बैरल शेप चेस्ट जो है वो बहुत ही इन्फ्लेटेड सी हो जाती है, थोरेसिक केज आपकी, और बैरल शेप चेस्ट हो जाती है। लॉस ऑफ लंग इलास्टिसिटी, एम्फाइजीमा, ये होता है लॉन्ग केसेस प्रोलॉन्ग ब्रोंकियल अस्थमा। जो लेटर ऑन क्या होता है, एम्फाइजीमा डेवलप कर देते हैं कि एयर कॉन्स्टेंटली अंदर रहती है, बहुत ज्यादा एक्सपायरेशन जो होती है प्रॉपर हो नहीं सकती, लंग की इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, तो लंग जो है वो एक्सहेल नहीं प्रॉपरली कर रहा, तो एयर अंदर ही रह गई। जब ये अंदर रह जाती है तो बहुत ही डार्क शेडो, एक्सरे लेंगे तो डार्क शेडो, डार्क ब्लैक नजर आएगा, एम्फाइजीमा होता है। और पल्मोनरी फाइब्रोसिस में भी और एम्फाइजीमा दोनों में क्या होता है कि ये इलास्टिसिटी जो है वो लंग जो है वो लूज कर देता है, इलास्टिक फाइबर्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है, डिस्टेंसिबिलिटी, डिस्टेंड नहीं कर पाता। अब डिस्टेंसिबिलिटी का मतलब ये है कि व्हेन यू टेकिंग इन एयर, इंस्पिरेशन जो होती है उसमें फिर लंग इन्फ्लेट नहीं कर पाता। अब ये किन डिजीजेस में होता है, ये सिलिकोसिस में होता है। सिलिकोसिस उनमें होते हैं ये जो मजदूर जो पत्थर नहीं तोड़े होते कॉन्स्टेंटली, और ये सड़कों पे आपने देखा होगा, उनमें ये सिलिकोसिस होता है, एस्बेस्टोसिस होते हैं, केमिकल्स होते हैं। कैंसर एंड निमोनिया में भी डिस्टेंसिबिलिटी, डिस्टेंड नहीं लंग कर पा रहा, लॉस ऑफ लंग डिस्टेंसिबिलिटी, तो इंस्पिरेशन नहीं हो रही, रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो गई है। पोस्टल ड्रेनेज, इसमें ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा म्यूकोस इकट्ठा हो गया आपके ब्रोंकाई में, तो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हो गया है, तो उसके बाद म्यूकस इकट्ठा हो गया, म्यूकस हैज टू बी टेकन आउट। और पोस्टल ड्रेनेज क्या होता है कि पेशेंट को हम जिस साइड पे होता है वो फिर एक उस साइड पे लिटाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी जोर से उसको कहते हैं कि कफिंग करे, और उस साइड पे लिटा के फिर वो आहिस्ता आहिस्ता म्यूकस जो है वो कफ आउट कराते हैं उससे। तो दैट इज एक थोड़ी फिजियोथेरेपी होती है एक तरह की, और ये ग्रेविटी के थ्रू ये आहिस्ता आहिस्ता वो म्यूकस जो है उसको हम रिमूव करते हैं। जब म्यूकस रिमूव होता है, वो इन्फेक्टेड म्यूकस होता है, वो अंदर रह जाए तो वो प्रॉब्लम ये रहता है, इरिटेट करता है जो लाइनिंग है ब्रोंकाई की। तो वो जब म्यूकस रिमूव होता है इन्फेक्टेड मटेरियल, तो आहिस्ता आहिस्ता हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो पोस्टल ड्रेनेज का मतलब है कि पेशेंट का पोस्चर हम चेंज करते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव द म्यूकस फ्रॉम दी ब्रोंकाई। तो मेरा ख्याल है ये आपका एसेंशियली खत्म हो गया जो अप्लाइड एनाटॉमी थी प्लूरा और लंग एंड ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री की। तो इसमें प्लूरल फ्यूजन कॉमन चीजें जो होती हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, याद रखने वाली।
जाहिर है प्लूरल इफ्यूजन है, उसके और डिफरेंट टर्म्स हैं, उसमें एम्पाइमा होगी, न्यूमोथोरेक्स हो गया, पल्मोनरी कोलैप्स हो गया, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्लस आप अगर थोड़ा सेंटेंसेस करते हैं, थोड़ा सेंटेंसेस क्या था, when you insert a needle, insert a cannula to remove the pleural fluid, that is thoracentesis, तो वो कौन कौन सी लेयर से नीडल गुजरेगी in order to enter the pleural cavity, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई है और आपको इन्यूमरेट करके भी बताया था। ये स्किन होगी, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, सिरेटस इंटीरियर का मसल होगा यहाँ पे, डिजिटेशन अगर नीचे है, उसके बाद एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरकॉस्टल, इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल, और उसके बाद ये एंडोथोरेसिक फेशिया और प्लूरल जो आपका पैराइटल प्लूरा है, ठीक है। विस्टल प्लूरा को तो आपने नहीं पहुंचना ना, पैराइटल और विस्टल के दरमियान में पहुंचे, तो पैराइटल को आप पंक्चर करेंगे और फिर प्लूरल कैविटी में पहुंचेंगे। ये लेयर्स आपको याद होनी चाहिए। ऑफ कोर्स दे आर क्यूरेबल, जो आपकी निमोनिया है बिल्कुल क्यूरेबल है, लेकिन बात वही है कि इट डिपेंड्स अपॉन द केस। कैंसर जो है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड तो नहीं हो गया, निमोनिया बहुत ज्यादा एक्सटेंड तो नहीं हो गया। निमोनिया जरूरी नहीं है ट्यूबरकुलस निमोनिया, मोस्ट प्रोबेबल जो कॉमन कॉज है वो ट्यूबरकुलस निमोनिया है, लेकिन उसके अलावा स्टेफिलोकोकस भी हो सकता है, लंग एब्सेसिस भी हो सकते हैं, बिल्कुल क्यूरेबल है। आप उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं, ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट देते हैं और ट्रीट कर लेते हैं। हर पैथोलॉजी में सिविरिटी ऑफ द केस में तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल लेट स्टेजेस में आएगा, सिवियर केसेस में आएगा, तो फिर पेशेंट के क्योर होने में बहुत जाहिर है टाइम लगेगा, और डिपेंड करता है कि वो इस स्टेज पे पहुंच गया है कि वो इतना सिवियर हो गया कि वो क्योर नहीं हो पा रहा, क्योर नहीं हो सकता। तो ऑफ कोर्स दे आर क्योरेबल, ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो क्योर नहीं हो सकती, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन यू हैव इन माइंड? आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स जो बुक में हैं आपके KLM में ऑफ कोर्स एंड स्नेल, कई दफ़ा ऐसी होती हैं तो वो सिमिलर होती हैं, ऑब्वियसली चीज़ें तो बहुत सारी सिमिलर होती हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा भी होती हैं, या स्नेल में आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी या KLM में मिलेगी। तो हमेशा मैं आपको कहती हूँ इन दोनों बुक्स को ज़रूर कंसल्ट करें। ये दो बुक्स तो आपको करनी ही चाहिए कंसल्ट, और एक में फिर आप अक्यूमुलेट कर लें, या KLM में अक्यूमुलेट कर KLM पढ़ें और फिर साथ ही वही टॉपिक आप स्नेल में पढ़ें। स्नेल में कोई पॉइंट आपको एक्स्ट्रा नजर आता है तो वो अक्यूमुलेट कर लें, KLM में साथ ही लिख लें, ताकि एंड में जाके जब आपने प्रॉफ देना है तो आपको दो दो चीजें कंसल्ट ना करनी पड़े। जो भी टॉपिक है वो एक ही जगह से पढ़ें, क्योंकि दूसरी बुक वाले भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपने उस बुक में ऐड कर लिए, तो यू कैन consult one book and then it will be much easier in the end. तो ये मेरी एडवाइस है, वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, क्योंकि ये एंड में जाके आपके पास टाइम नहीं होता, कोर्स इतना ज्यादा होता है और आप कहते हैं जी खत्म नहीं हो रहा, तो उसमें फिर यही है कि आप अपने जो भी पॉइंट्स हैं रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, एनी टॉपिक, वो आप एक जगह क्यूमुलेट करें। किसी, या अपने नोट्स बनाना चाहते हैं बना लें, या एक बुक में स्नेल में इकट्ठा करना चाहते हैं स्नेल में इकट्ठा कर लें, KLM में क्यूमुलेट करना चाहते हैं वहां क्यूमुलेट कर लें, लेकिन ये सारे पॉइंट्स एक जगह एक्यूमुलेट होने चाहिए इसी स्टेज पे। अभी आप पढ़ रहे हैं प्लूरल फ्लूइड, आपने KLM से पढ़ा है, प्लूरल फ्लूइड आप जाके स्नेल से भी पढ़ें, ठीक है। आपको स्नेल में कोई एक्स्ट्रा चीज नजर आती है KLM में डाल दें। आप अगर KLM में एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो जो स्नेल में एक्यूमुलेट करना चाहते हैं KLM के एक्स्ट्रा पॉइंट स्नेल में डालते हैं, लेकिन एंड में आपने या स्नेल पढ़ें या KLM, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। हर टॉपिक में डिफरेंट है। आपको हो सकता है थोरेक्स आपको स्नेल में इजी लगते हैं, हो सकता है थोरेक्स आपको KLM में, जो आपको इजी लगता है। अपर लिम आपको अगर KLM में आसान लगता है वहां पढ़ें और स्नेल की चीजें उसमें ऐड कर लें। तो हर टॉपिक को आपने इस तरह जरूर करना है। पर्टिकुलरली ये टाइम आपको बहुत अच्छा टाइम मिल गया, जाया ना करें इसको, ठीक है। अपनी चीजें एक जगह एक्यूमुलेट करें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, ताकि एंड में जाके आपको मुश्किल ना हो। आप एक दफा पढ़ें, एक ही पेज खोलें या दो तीन पेज एक ही बुक रखें साथ, और उसी में से आपकी सारी रिवीजन हो जाए। अच्छा जी, टाइम तो हो गया है, कोई आपने पूछना तो नहीं है कुछ? नेक्स्ट अब आपका ये वाला फर्स्ट सब स्टेज का कोर्स खत्म। हाँ बस एक आखिरी बात, एक टॉपिक आपका डायफ्राम का रह गया। डायफ्राम आप का नेक्स्ट होगा जो लेक्चर, वो डायफ्राम का होगा, और फिर आपका ये खत्म हो गई है। जो नेक्स्ट होंगे सबसे से पहले फिर हम थोड़ी थोड़ी रिवीजन करा लेंगे, एंड यू कैन ऑलवेज गिव मी द फीडबैक। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कौन सा आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो वील रिवाइज। ओके, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज फॉर टुडे।